Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you? Good morning. I am fine, ma'am. I'm And fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज आप लोगों के ग्रामर चैप्टर शुरुआत करेंगे आज के सेशन में, ठीक है? तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है बुक हो या ना हो, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है बेटा? बोलने की। तो बोलते समय हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमारे अंदर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, है ना, तो उनको हमें प्रकट करने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है? और वही जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा बन जाती है। तो सबसे पहले हम भाषा क्या है, किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी होता है। तो भाषा क्या होता है बेटा? जैसे हमारे विचारों के आदान आदान, मतलब आपके विचारों को हम जो सुन रहे हैं, आपके विचारों को जो हम सुन रहे हैं, प्रदान अपने विचारों को जो आपको सुना रहे हैं। आदान प्रदान का मतलब हुआ हम आपके विचारों को सुने, आपके विचारों का आदान हमने किया और अपने विचारों का प्रदान यानी देना, आपको हमने अपने विचार दिए। तो लेन देन, आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, तो विचारों की हम लेन देन करते हैं बोलकर, है ना? तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, आपके विचारों को, आप अपने विचारों को हमसे कहेंगे, हम विचारों को आपको कहेंगे, तो क्या हुआ? विचारों का लेन देन हुआ ना। जैसे हम किसी वस्तुओं का लेन देन करते हैं, वैसे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको विचारों को हम लेन देन नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमारा शब्द बदल जाता है। विचार हमारे मस्तिष्क की, मन की भावनाएं होती है ना, जिसको हम बोल के प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उसको आदान प्रदान कहते हैं, ठीक है? तो विचार के आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा है। ये चीज तो आपको आ गई। आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा है। आदान का मतलब है आप विचारों को हम ले रहे हैं, प्रदान क्या है? अपने विचारों को हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? तो भाषा का अर्थ हम समझ गए। अब भाषा के प्रकार की उससे होती है, इसको भी जानना जरूरी है। तो भाषा के बेटा दो रूप, मुख्य रूप होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। लिखित मौखिक। मूल रूप का मौखिक होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले लिखना नहीं सीखता है, पहले क्या सीखता है? बोलना। तो मूल रूप क्या है? मौखिक है। भाषा की दो रूप है, मौखिक और लिखित। तो भाषा की अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की मूल रूप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मौखिक, है ना? तो पहले बेटा यस मैम। बोलना सीखते हैं, तब उसको बाद 3 साल के बाद उनको लिखाना सिखाया जाता है। तो जो हम बोल के प्रकट कर रहे हैं वो हमारा लिखित भाषा है, जो हम लिखकर प्रकट कर रहे हैं वो हमारी लिखित भाषा है। आ गई समझ में? हाँ, लिखित और मौखिक हो गया। भाषा के दो रूप। एक तीसरा रूप है जो मान नहीं है, इसको संविधान में मान्यता भी प्रदान की गई है, लेकिन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, कोई व्यक्ति गूंगा हो, है ना, बहरा है, तो बहरा व्यक्ति हम कितना भी चिल्लाएंगे तो सुन नहीं पाएगा ना वो। हाँ, तो हम वहां पर इशारों से बातें करेंगे, उसको तो सिखाएंगे। जैसे खाना खाना हुआ तो हमने इशारा कर दिया, है ना। गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाया तो वो इशारों से बात कर रहा है। उसको भूख लगी है, खाना मांगना है, तो क्या करेगा गूंगा व्यक्ति?
या बहरा व्यक्ति, वो अपना हाथ पेट पे रखेगा, है ना, संकेत वाचक। संकेत से संकेत का प्रयोग करेगा, अपना हाथ पेट पे रखेगा, फिर उसके बाद फिर हाथ मुंह के सामने लाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि उसके पेट में भूख लगी हुई है ना। पानी पीना हुआ तो इशारों से कहेगा वो गूंगा व्यक्ति, यस मैम। है ना, पानी पीने मुंह से अपना हाथ ले जाएगा गिलास की तरफ। इस तरह से सांकेतिक कभी कभी होता है, ट्रैफिक पुलिस हाथ से संकेत करते हैं, दाएं बाएं हाथ से, ये ना, रुकने का संकेत कर रहे हैं, आप रुक जाइए, जाने का संकेत करते हैं, हाथ हिला देते हैं। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये मुख्य दो रूप था, तीसरा सांकेतिक रूप था जो किन्हीं परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। फिर आपके भाषा के रूप थे। अब देखिए भाषाएं कितनी हैं हमारे भारत, देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे खुद के भारत देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर बोलचाल की भाषा में, जिसको हमारी राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई, और भाषा हमारी हिंदी है, हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है। वैसे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22 22 भाषाओं को। तो हिंदी कौन सी भाषा है? यशवर्धन, यशवर्धन थोड़ा मोबाइल को ऊपर कीजिए। आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, केवल हेड दिख रहा है। हाँ, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है बेटा, बताइए यशवर्धन। मैम हिंदी। और अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि जब हम देश के बाहर जाते हैं तो हर देश में अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश अंग्रेजी है, जिससे हम बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अपने देश में हम हिंदी में काम चला लेंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे सारे देश में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि पूरे विश्व में बोली जाती है। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, विदेश घूमने जाना है तो, ठीक है। तो चलिए ये आपका था राष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। चलिए हम अपने राष्ट्र पे आते हैं। हमारे राष्ट्र में जो है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा। पंजाब में पंजाबी, पंजाबी भाषा। बंगाल में बंगाली, बंगाली। असम में असमिया। कर्नाटक में कन्नड़। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, है ना। इस प्रकार से 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में जिनको मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा के सम्मान में प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 14 सितंबर को, आज आपका 14 जुलाई है, लेकिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर। तो हिंदी भाषा के सम्मान के लिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अभी तो हो गई भाषा।
लेकिन हम भाषा को जब लिखना चाहेंगे तो हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना होगा ना। जो भाषा का हमने लिखित रूप दिया है उसके लिए एक चिन्ह बनाए गए हैं, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोई बताए। लिपि लिपि लिपि। लिपि लिपि अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, तब तुम पहचानेंगे कौन सी क्या लिखा हुआ है। अगर हम चिन्ह न जाने कि बड़ा एक ओ की मात्रा है कि आई की मात्रा है, कि बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है, ये मात्राएं क्या होती हैं, चिन्ह होती हैं। तो भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। आई समझ में। नोट्स बनाना रहेगा सबको। यस मैम भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है। बोली होती है जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान स्वयं करते हैं अपने यानी क्षेत्र विशेष में। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी भाषा है कि हम पूरे देश भर में बोली जाती है, हर प्रांत में। लेकिन जो बोली होती है वो एक प्रांत में कई बोलियां हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्षेत्र विशेष में वो बोले जाने वाले भाषा को हम बोली कहते हैं। आई समझ में। अब आप जाइए, जैसे व्याकरण क्या है ना। तो इन सब चीजों का यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें, जो किसी भी भाषा को हमें शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। जब तक हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना तब सीखते हैं जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो भाषा का प्रयोग हम करते हैं, पता नहीं होता हमारी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है। तो व्याकरण के अंतर्गत हमें भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है। तो भाषा, लिपि और व्याकरण ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में आपका यही है। अच्छा चलिए बेटा, जैसे भाषा अलग अलग भाषाएं हैं तो ऐसे ही भाषाओं की लिखने की चिन्ह जो है, लिपि है, वो भी अलग अलग है। उसके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा को लिखने वाली जो लिपि है उसका नाम क्या है, लिपि कहाँ से ली गई है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, मूल रूप से देवनागरी देवनागरी तो लिपि है। देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी भाषा की। लेकिन हिंदी भाषा की जो भाषा जो है हमारे, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा से। हमारी मूल भाषा संस्कृत है ना। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। एक लिपि में कई भाषाएं हो सकती, जैसे मराठी है, नेपाली है, संस्कृत है, ये सारी देवनागरी लिपि के ही लिखी गई है। भाषा अलग अलग है लेकिन लिपि इनकी देवनागरी ही है।
अब हम जानते हैं भाषा के कितने अंग होते हैं, इसको भी हमें जानना है। ठीक है, भाषा के अंग कितने अंग होते हैं जिनको मिलकर भाषा का निर्माण मैम होता 3। है? 3। कौन कौन से होते हैं? वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य वर्ड विचार। शब्द वर्ड, शब्द और वाक्य, ये भाषा के अंग हैं। वाक्य। इन तीनों अंग जैसे शरीर के अंग होते हैं, शरीर को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ऊपरी हिस्सा, निचली हिस्सा और मध्य का हिस्सा। और मध्य के हिस्से में कौन कौन चीजें आती हैं, ऊपरी हिस्से में क्या क्या आती हैं, निचले हिस्से में क्या क्या आती हैं, इसको हम डिटेल में बाद में जानते हैं। पहले हम शरीर के 3 भाग कर दिए, तो इसी हमने भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 अंग है, वर्ड, शब्द और वाक्य। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। तो जो हम वर्ड बारे में, वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, उसको वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हमें वर्ड की उत्पत्ति, वर्ड कितने हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, कितने वर्ण किस किस नाम से डिवाइड किए गए हैं, ये सारा चीज हम शब्द वर्ड विभाग में पढ़ते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। ठीक है, दूसरी इकाई होती है शब्द। वर्ड क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ड कहलाते हैं, है ना। और शब्द क्या होता है? वर्डों को मिला के, वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द से वाक्य क्या होता है? शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह से वाक्य कहते हैं, या वाक्य का निर्माण होता है। समझे आप लोग? हाँ, यस मैम। वापस नहीं आ रही है वाक्य क्या होता है? मैम। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द क्या होता शब्दों है? के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ड क्या होते हैं अतुल? बताइए बेटा। सर में आप बताइए, वर्ड किसे कहते हैं? आयस वर्धन आप बताइए। वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें वर्ड कहते हैं। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। और उसका आप बताएंगे शब्द किसे कहते हैं बेटा? वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फ, ल, फल, ध, र, घर, ज, ल, जल, है ना। अगर इसी को हमने क्रम अलग अलग क्रम में रख दिया तो क्या सार्थक समूह बनेगा बेटा? नो मैम। नो मैम। तो हम सार्थक समूह को ही हम शब्द कहेंगे, ठीक है, निरर्थक समूह को नहीं। अब वाक्य का निर्माण कैसे हुआ? कौन बताएगा? वाक्य कैसे? शब्दों की सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। यानी सबसे छोटी ध्वनि वर्ड होती है,
वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम पूछ रहे हैं, अभी हमने पढ़ाया है तो डिस्कस भी हो जाए। भाषा से आप क्या समझते हैं? हैंड्स अप कीजिए। मैम क्या? भाषा से आप क्या समझते हैं? अभी हमने पढ़ाया। मैम क्वेश्चन फिर से पूछिए। भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है सिर्फ। नहीं बेटा, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। मम्मी आई थी। विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं नैना बताइए? भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से बेटा? मैम मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। तीसरी कौन सी रूप है जिसकी मैम संकेत। सांकेतिक। वेरी गुड। अच्छा चलिए बताइए, लिपि क्या है राजपाल? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। हमारी भाषा की लिपि क्या है बेटा? कौन बताएगा? देवनागरी। चलिए, व्याकरण किसे कहते हैं? तन्मय आप बताएंगे? नहीं याद है। संजना, व्याकरण किसे कहते हैं? बताइए। साक्षी आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आई प्रॉपर। चलिए साक्षी आप बताइए। आप बताइए। मैम क्वेश्चन बोलिए। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो शुद्ध रूप में लिखना बोलना पड़ता है। हाँ अनुष्का। व्याकरण वह शास्त्र है बोलना बोलना लिखना और समझना आता है। व्याकरण होता है जो हमें शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना सिखाता है। चलिए, ये आपका हर चैप्टर के अंतर्गत था। ठीक है। और चलिए आप बताएंगे स्पर्धन, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। हमारे संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है? 22। चलिए बेटा, और हम अब पढ़ेंगे वर्डों के बारे में, है ना? दूसरे चैप्टर में जो आपका वर्ड विचार है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं, सबको पता है। वर्ड क्या होती है? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ड कहलाती है। ठीक है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला। छोटे क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो वर्ण और वर्णमाला, जैसे एक शब्द में कई वर्णों को मिलाकर वर्णमाला शब्द बनता है। जैसे हमने विद्यालय शब्द, अब इसको अलग अलग बांटा जाता है, यानी उसको जो विच्छेद वर्ड को विच्छेद किया जाता है, तब हमारे समझ में आता है इसमें कौन कौन और भी मिले हुए हैं।
शब्दों को अलग करना जो है वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसमें वर्णों में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आ गए, है ना। वर्णों के कितने भेद किए गए हैं? 2 भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन, सभी लोग जानते हो। अब स्वर में भी आपके भेद किए गए हैं। कौन कौन से भेद किए गए हैं? 2 भेद, 3 भेद किए गए हैं। पहला है हास स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है क्लिप्त स्वर, है ना। लेकिन मेन रूप से हम पढ़ते हैं तो हम 2 ही स्वर को पढ़ते हैं, हास स्वर और दीर्घ स्वर। तो हास स्वर क्या होता है बेटा? कितने लोग बताएंगे हास स्वर? मैम क्या? हर्ष स्वर या लघु स्वर, कौन कौन से हैं? शिवानी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम क्या? बताइए। मैम छोटी छोटा री। 3 ही है। मैम आ छोटी ई ऊ छोटा री। और दीर्घ स्वर? मैम बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ओ आओ। चलिए बेटा, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कोई बता पाएगा? मैम क्या? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हाँ? पहले आप अलग मैम एक बात कोई आखिरी है। हाँ बेटा, अनुष्का, स्वर की संख्या कितनी है? आवाज कट के आ रही है। किसकी आवाज कट के आ रही है? मेरी? आस्था, आप बताएंगी स्वर कितने हैं? मैम 11। हाँ? 13 13 है। यस 13 मैम। में से हम अंग और आ 2 को निकाल देते हैं क्योंकि उनको हम अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो उसका अलग काउंटिंग की जाती है। वैसे तो हम जब छोटे क्लासों में पढ़ते हैं तो अंग आ मिला के हम 13 बोल देते हैं, 13 स्वर, है ना। लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग भाग किया गया है स्वरों के, व्यंजनों को हमें सबको मिलाकर एक जगह रखना है। तो पहले हम अलग अलग संख्या को गिनेंगे, कितने हमारे स्वर हैं, कितने हमारे व्यंजन वर्ण है, कितना संयुक्त स्वर है, कितना अयोगवाह है ना। इन सबको जोड़ के तब हम काउंटिंग करेंगे। अयोगवाह में भी देखिए अनुस्वार अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, 3 को अयोगवाह माना गया है, ठीक है। चंद्रिम की मात्रा होती है, अंग की मात्रा होती है और विसर्ग अयोगवाह माने गए हैं।
देखिए, पहले हम वर्डों के अलग अलग व्यंजन वर्ड का अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। इसमें बेटा 25 जो है आपका वो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। कौन से व्यंजन माने गए हैं? स्पर्श व्यंजन। का से लेकर का, खा, गा, घा, चा, ये 5 वर्डों का जो एक समूह है, इसको हम का वर्ग कहते हैं। पहला अक्षर का है, इसलिए का वर्ग। जैसे आप लोग एक सीट में बैठे, 4 लोग बैठे, तो सीट में जो बैठने वाला पहला व्यक्ति है उसी के नाम से है कि अनुष्का की सीट है। अब बैठने वाले उसमें अनुष्का, आस्था, साक्षी, शिवानिया, संजना 5 लोग हो सकती है, लेकिन शुरुआत का जो है वो अनुष्का है, इसलिए का वर्ग है। का वर्ग में पहला अक्षर का है, का, खा, गा, घा, अंडा, तो 5 को मिलाकर का वर्ग बन गया। ऐसे ही चा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, यानी 5 लाइन जो रखा गया है। जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या ये सब इधर उधर है? 5 वर्डों को मिला एक एक लाइन में क्रमबद्ध ढंग से रखा गया है ना? हाँ, रखा गया है। तो पहला अक्षर जो है उसी के नाम से उसका अक्षर बन गया है वर्ड। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, तो 25 आपका यहाँ हो गया। इसके बाद 4 आपके अंत्यस्थ व्यंजन हुए। अंत्यस्थ का मतलब अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये आपके अंत्यस्थ माने गए। इसके बाद बारी आती है उष्ण व्यंजन की। तो बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा, ये आपके उष्ण व्यंजन माने जाते हैं। फिर 2 है आपके मान व्यंजन। रा, रहा हम पढ़ते हैं, अड़ा, अढ़ा, यहाँ आ जाता है 2 मान व्यंजन। ठीक है। इसके बाद 4 आपके संयुक्त व्यंजन आ गए, छत्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है। इस प्रकार से सबको हम मिला के वर्णमाला में रखते हैं। और स्वर जो होती हैं, हर स्वर की अलग अलग मात्राएं हैं, जिसको आप लोग LKG में ही पढ़े होंगे, अलग अलग मात्राएं। चलिए, हल चिन्ह क्या होता है ये भी आपको बता दें। हलंत जिसको कहते हैं बेटा, हल चिन्ह लगाने से पता चलता है कि हम आपने पढ़ा है स्वर वे होते हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसको आपने पिछले क्लास में पढ़ा था ना? यस मैम। यस मैम। स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो हर व्यंजन में आपका स्वर छिपा हुआ है, इसको मानते हो ना? का से लेकर ज्ञा तक पढ़ोगे, सब में आ छिपा हुआ है। तो जब हम उस स्वर को स्वर व्यंजन वर्ड को स्वर रहित करना हो, उसमें से स्वर को निकालना हो, तो हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हलंत लगाते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। का के नीचे तिरछी रेखा नीचे कर देते हैं ना थोड़ा सा, यानी वही आपका हलचल चिन्ह है। अगर तिरछी रेखा लगा है तो जानिए उसमें से स्वर नहीं है, स्वर को हटा दिया जाता है, तब वो हल चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हम हल चिन्ह नहीं लगाते हैं तो का पढ़ रहे होते हैं तो का में आ हमारे रहता है ना? जब हमें वर्ड विच्छेद करना होता है तब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, हल चिन्ह का। जैसे हमें कमल, कमल शब्द का वर्ड विच्छेद करना हुआ तो हम कैसे करेंगे बेटा, कोई बताए? अनुष्का, कैसे करेंगे कमल का वर्ड विच्छेद करना हुआ तो? का, आ, मा, आ, ला, आ। का धन चिन्ह लगाएंगे प्लस, तो धन चिन्ह रखो, का धन आ,
लेकिन का के नीचे हलचिल लगाएंगे। का हो गया माँ धन आ, माँ के नीचे हलचिल लगा है माँ। ला धन आ, ला के नीचे हलचिल लगा है ना। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद हो गया इसका। चलिए बताइए, मुख से बोली जाने वाली छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? साक्षी। यस मैम। मुंह से बोली जाने वाली छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? मौखिक। हमने ध्वनि पूछा है, भाषा नहीं। वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाती हैं। या वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं, है ना। तो मुख से बोली जाने वाली वह छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण। वर्णों के कितने भेद किए गए हैं? क्या भेद किए गए वर्णों के? मैम 2 कौन कौन से? बताइए। स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? स्वर के चिन्ह को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन फिर से बोलिए। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा। किसी भी जब हम व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो स्वर की मात्रा लगाते हैं उन पर ना। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? जहाँ पर दो व्यंजन के मेल से बने हुए संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? जब कोई भी व्यंजन वर्ण एक साथ दो बार आता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? द्वित्व व्यंजन। ठीक है। चलिए बेटा, सभी लोग जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोग याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में है ना। अगर जिसके पास बुक नहीं है नोटबुक बना लो, नोटबुक में सारा नोट्स लिख डालो। ठीक है। अगले सेशन में हम शब्द के बारे में पढ़ाएंगे। आज चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से संबंधित जो चीजें